डॉक्टर मनोज, आप कैंसर के विशेषज्ञ हैं। बताएं कि बहुत सारी परेशानियां कैंसर के रोगियों को आती है। अब जब कोविड-19 आ गया तो क्या बहुत सारे मरीज़ जो कैंसर के मरीज़ थे या जिनको कैंसर होने का शक था, क्या अभी भी डॉक्टर के पास आ रहे हैं या घर पे बैठे हैं? कोविड का वक्त काफ़ी दुर्भाग्यवश रहा है हमारे काफ़ी कैंसर पेशेंट के लिए। स्पेशली फर्स्ट 2-3 मंथ्स जहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था, लोगों को आने जाने की आवाज़ करने की सुविधाएं नहीं मिल रही थी। तो लगभग हमारे 50-60% पेशेंट ही हमारे पास पहुंच रहे थे और 40% तक पेशेंट हमारे पास पहुंच ही नहीं पाए। और जो भी पहुंच नहीं पाए उनमें से काफ़ी पेशेंट की स्टेजेस बढ़ गई। तो ये वही दुर्भाग्यवश रहा कोविड का कालखंड सबके लिए। इवन कैंसर पेशेंट जिनका इलाज हम पूरी तरह से क्योर करने के लिए सोच रहे थे वो भी नहीं आ पाए, काफ़ी सुविधाएं अवेलेबल नहीं होने के कारण। तो ये डिफ़िकल्ट कालखंड था, ऐसा ही मैं कहूँगा। उन्हें क्या सुझाव देंगे जो लोग कैंसर के मरीज़ हैं या जिन्हें शक है कैंसर का और घर बैठे हैं? जो भी मरीज़ है जिनको लग रहा है कि उनको कैंसर डायग्नोसिस हो गया है और इलाज नहीं ले रहे, मैं एक ही सजेशन दूंगा, जहाँ पे भी आप हो, जो भी आपके नज़दीक के कैंसर के डॉक्टर है उनसे जाके आप इलाज पूरा लीजिए। कोविड आ गया है इसलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं। कोविड के लिए भी काफ़ी हद तक अभी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, लेकिन कोविड से भी ज़्यादा मौतें दूसरे बीमारियों के कारण हो रही है जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। तो अपनी जो भी बीमारी है उससे हमें तो लड़ना ही है। कोविड के साथ उसके लिए जो भी लड़ना है, जैसे सरकार हर वक्त निर्देश दे रही है, उनको हमें पालन करते हुए उससे भी लड़ना है, कोविड को से भी। लेकिन अपनी बीमारी से लड़ने के लिए आपके नज़दीक के जो भी डॉक्टर है उनसे सलाह आपको ज़रूर लेना है। कुछ कुछ पेशेंट में हम थेरेपी, जो स्पेशली जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है या फिर जिनकी कुछ रेडिएशन थेरेपी की ट्रीटमेंट पूरी हो गई, उनमें हम टैबलेट्स दे के ये गैप बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लो कीमोथेरेपी, एक्टिव कीमोथेरेपी बंद करके हम कुछ हार्मोनल टैबलेट आती है वो शुरू कर देते हैं और फिर कीमोथेरेपी हम बाद में शुरू कर सकते हैं। इस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर महाजन, आज के इस कार्यक्रम में क्यों न महिलाओं के कैंसर के बारे में थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि दो समस्याएं होती है। ख़ास तौर पर महिलाओं को कोई भी शारीरिक समस्या होती है तो पहली बात तो वो झिझकती हैं डॉक्टर को दिखाने में। दूसरा, वो ये मानती हैं कि घर के काम, बच्चों के काम, पति के काम, इनके बीच में फुर्सत निकाल पाना ये भी कहाँ संभव है। और तीसरा भय अब कोविड-19 का भी आ गया कि हम दिखाने जाएंगे तो हॉस्पिटल में कहीं एक्सपोज न हो जाएं। तो थोड़ा सा महिलाओं में कैंसर कौन कौन से हैं और उनको लेकर जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जो समस्याएं आती हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। इसमें भारतवर्ष में अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर है, महिलाओं की छाती का कैंसर जिसको हम बोलते हैं, वो कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है और इससे हम पूरी तरह से लड़ सकते हैं। इसका अगर हम ट्रीटमेंट वाइज देखें तो अभी जो सर्वाइवल रेट्स है लगभग अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में हम बात करते हैं तो लगभग 80-90% तक 10 साल तक महिलाएं बिल्कुल ठीक रहते हैं, या उससे ज़्यादा भी पीरियड ठीक रह सकते हैं 80-90% तक। तो इसके बारे में बिल्कुल ही हमने लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो जब भी, और सबसे दुख की बात मैं ये कहूँगा कि इसमें कोई जो भी आपको गांठ महसूस होगी तो दर्द नहीं होता है। तो कोई भी गांठ जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, ये इसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें अगर दर्द नहीं हो रहा है और गांठ है तो इसको ज़रूर नज़दीक के जो भी आपके सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट है, कैंसर कोई स्पेशलिस्ट है, उनको जाके दिखाना, उसकी जांच पड़ताल करना। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो, लेकिन उसका जांच पड़ताल करके निश्चिंत हो जाना ही सबसे बड़ा रास्ता है और उसी से हमें रिलीफ भी मिल सकता है। और अगर कैंसर निकल भी जाता है तो उसका अगर टाइमली हम पूरा इलाज कर लेते हैं तो जितनी अर्ली स्टेज रहेगी उतना लंबे समय तक अपना ट्रीटमेंट छोटा होकर हम लंबे समय तक ठीक रहने के आसार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और दूसरा कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी का मुंह का कैंसर बोलते हैं, इसके लिए तो हम बोलते हैं कि 3 परत में इसकी सुरक्षा है। अपने सबसे बड़ा 9 से 26 की उम्र या अभी तो एक्सटेंडेड 45 की उम्र में टीके आ गए हैं। तो हम अगर इस कालखंड महिलाओं के जो भी अपनी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, जिन जो भी बहनें हैं, उनकी जो भी इस उम्र में आ रहे हैं, 9 से उम्र से लेके 45 की उम्र तक अगर आ रहे हैं तो उनमें हम टीका देके इस कैंसर का प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो ये होगा पहला परत। दूसरा परत, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, टीका नहीं लिया है, 30 की उम्र के बाद 60 की उम्र तक कुछ जांचें आती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कैंसर की पूर्वावस्था है या नहीं है। और अगर पूर्वावस्था आती है तो उसका इलाज ओपीडी बेसिस पे हो सकता है, 1 टाइम ट्रीटमेंट होता है।
और तीसरी परत यह है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, अगर कैंसर के लक्षण आते हैं जैसे कि महावरी बंद होने के बाद खून आना, महावरी बंद होने के बाद रस्सीदार या बदबूदार स्राव जाना, तो इससे हम जागरूक होकर जांच करा के अगर इलाज कर लेते हैं तो काफ़ी महिलाएं बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो ये 3 परत की लेयर सुरक्षा हम इस कैंसर के लिए दे सकते हैं। डॉक्टर महाजन, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, महिलाएं आमतौर पर शर्म करती हैं और महिलाएं डॉक्टर तक जा भी नहीं पाती बहुत ज़्यादा। तो क्या महिलाओं के कैंसर के जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो क्या ज़्यादातर लेट आते हैं? इसमें बिल्कुल आपका ओपिनियन है इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। काफ़ी बार महिलाएं अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी, जैसे आपने कहा कि घर के काम है, बच्चों का शिक्षण है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको आगे रखते हुए अपने जो भी तकलीफ़ है वो बताते नहीं घर पे, और जब भी बताते हैं तब काफ़ी चीज़ें एडवांस हो चुकी होती हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और वही मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द जितना जल्दी करेंगे हम, जितना जल्दी हम निदान कर पाएंगे, उतना उसका अच्छा इलाज हो सकता है। डॉक्टर महाजन, महिलाओं के कैंसर का हम जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले नंबर पर आपने बताया स्तन का कैंसर। बताएं कि ये भारत में कितना ज़्यादा है, दक्षिणी राजस्थान में भी इसके केसेस क्या ज़्यादा हैं, और अगर हैं तो क्या उसके क्या क्या कारण हैं? क्या ये आनुवांशिक होता है या किसी भी महिला को हो सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा नंबर है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो पूरे जो भी भारतवर्ष के कैंसर है उसमें 14-15% कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है। लगभग हर साल 1.5 लाख महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर का निदान होता है और उनका इलाज लिया जाता है। ये नंबर, हालांकि मैं मानूंगा, ये तो रिपोर्टेड है। हाँ, मानूंगा कि ये नंबर अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि ये सिर्फ जो भी हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल्स की रजिस्ट्री है उनमें पता चला है काफ़ी महिलाओं की कैंसर हम तक या कैंसर हॉस्पिटल तक आते ही नहीं हैं। तो ये नंबर ज़्यादा होने की आसार बहुत ज़्यादा है। तो उसमें अभी ये है कि इसमें हम प्रमुख से 3-4 कारण हम बताएंगे, जो कि कुछ हद तक ये स्तन कैंसर हम शहरों का कैंसर मानते हैं, अर्बनाइजेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से जो होने वाला है उसका कैंसर मानते हैं। इसका प्रमाण ग्रामीण भाग में है लेकिन अपेरेंटली कम है। अगर शहरी भाग से हम कंपेयर करें तो शहरी भाग में इसका प्रमाण ज़्यादा है। क्या कारण है इसका? तो इसके कारण हम वही बोलते हैं कि हमेशा एक अल्कोहल हो गया, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, या फिर एस्ट्रोजन की मात्रा अगर शरीर में बढ़ती है, जैसे कि एस्ट्रोजन की मात्रा जैसे बढ़ती है, जो कि कुछ दवाइयाँ आती है, ओसी पिल्स आती है, कुछ हार्मोनल थेरेपी महिलाएं लेती है, उनके कारण ये हो सकता है। कभी कभी ओबेसिटी, जैसे अब नया लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर रहे हैं, उसके कारण वेट गेन हो रहा है, वज़न मोटापा बढ़ रहा है, तो इसके कारण भी कुछ हद तक ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण हो सकता है। कुछ हद तक इसको पेस्टिसाइड्स और एयर पोल्यूशन से भी कुछ हद तक लिंक किया गया है। तो ये सारे कारण हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आनुवंशिक हो सकता है, कि आनुवंशिक हो सकता है, यूजुअली हम बोलते हैं कि 10% महिलाओं में ये आनुवंशिक हो सकता है और लगभग 10% में हेरिडिटरी या फैमिलियल हो सकता है। तो 20% कारण इससे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बार ये आनुवंशिक नहीं है। 20% पेशेंट में ही 10 में से 2 ही मरीजों में आनुवंशिक होने की चांसेस है। डॉक्टर महाजन, क्या कारण है कि शहरी महिलाओं में, जैसे कि आपने जिक्र किया, ये ज़्यादा होता है और ग्रामीण महिलाओं में कम है? तो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड लग रहा है, जो भी अर्बनाइजेशन की वजह से या शहरीकरण की जो हमने अडॉप्ट किए हैं ना, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा तो नहीं शारीरिक श्रम भी एक कारण हो? ग्रामीण महिलाएं शारीरिक श्रम ज़्यादा करती हैं शहरों में? ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा, मोटापा जो है अब शहरीकरण के कारण अपना शारीरिक श्रम काफ़ी हद तक कम हो गया, तो उसी की वजह से वेट गेन या मोटापा काफ़ी प्रमाण में पाया जा रहा है। और मोटापे की वजह से अपने शरीर में कुछ हार्मोन्स या कुछ केमिकल्स इस तरह से बनते हैं जो कि लंबे समय में अगर इसी तरह से अवस्था रही तो वो कैंसर को प्रमोट करते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर को। डॉक्टर महाजन, महिलाओं के स्तन कैंसर के बारे में हमने थोड़ी सी बात की, लेकिन एक आम महिला जो इस कार्यक्रम को सुन रही है, या उस महिला के पति या वो लोग जो उसके आसपास हैं, वो ये कैसे सुनिश्चित करें या कैसे जांच करें कि उसे स्तन कैंसर है या हो सकता है? इसमें कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ हम बोलते हैं कि एक मैं अभी जो बताने वाला हूँ, जैसे कि 40 की उम्र के बाद वाली जो महिलाएं हैं उनमें स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग यानी कैंसर को जल्दी पकड़ने की एक मेथड होती है, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो कुछ हद तक हम कैंसर को जल्दी पाया जा सकता है, जल्दी पकड़ के उसका इलाज कर सकते हैं।
तो स्क्रीनिंग में हम दो टेक्निक्स बोलते हैं। एक सिंपल टेक्निक है जो घर पे भी किया जा सकता है, जैसे कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, खुद से ही खुद का स्तन का परीक्षण करना। तो इसके लिए कैसे करना चाहिए, इसके लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी लिंक्स और वीडियो मिल सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन इसका एक परीक्षण यूजुअली हम बोलते हैं नहाते समय आप खुद के ब्रेस्ट को एग्जामिन करें, तो उसमें आपको नॉर्मल कैसा है ये समझ में आएगा, तभी आपको एबनॉर्मल क्या है वो समझ में आएगा। तो रेगुलर 40 की उम्र के बाद हर महीने में एक बार कम से कम करना चाहिए, ऐसा जितने लंबे समय। तो इसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई क्लिनिक पे जाने की ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तो इससे भी कुछ हद तक हम बोलते हैं कि एक मेथड है ये कि एक अवेयर होके जल्दी पकड़ने का। हालांकि ये बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी नुक्से हैं, खुद से परीक्षण इतने परफेक्टली नहीं हो पाता है। तो उसके एवज में दूसरा जो है मेडिकल परीक्षण, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके आप एग्जामिनेशन करें, तो उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये यूजुअली हम बोलते हैं कि साल में एक बार करना चाहिए। ये भी इसका रिकमेंडेशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है। ये हम बोलते हैं कि जो इस तरह का परीक्षण जो रिसोर्स रिस्ट्रेंट कंट्रीज़ है, जैसे कि भारतवर्ष में हमारे सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते, उस तरह के सेटिंग में हम ये कर सकते हैं। और तीसरा जो साइंटिफिकली रिकमेंडेड है ये है मैमोग्राफी, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बोलते हैं हम। इसका रिकमेंडेशन बोलते हैं 40 की उम्र के बाद सारी महिलाएं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी गांठ स्तन में नहीं लग रही, उनको भी ये परीक्षण कराना चाहिए सालाना एक बार। यानी 40 से ऊपर जो महिला है साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर करवाएं। 50 तक साल में एक बार, और 50 के बाद 2 साल में एक बार। तो इस तरह से परीक्षण की मात्रा होनी चाहिए। तो इससे हम काफ़ी हद तक, अगर 70 ईयर्स तक या 65 से 70 तक आपके 5-6 मैमोग्राम बिल्कुल नॉर्मल आए, तो बाद में कराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये मैमोग्राफी कोई कठिन एग्जामिनेशन होता है, या कोई इसमें ऐसा तो नहीं दर्द हो या सुइयाँ चुभती हो, ऐसा कोई एग्जामिनेशन तो नहीं? इसमें बिल्कुल कोई सुई नहीं चुभती है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है, लेकिन ये जैसे कि चेस्ट एक्सरे होता है, छाती का एक्सरे होता है, काफ़ी बार हम टीबी पेशेंट्स के लिए एक्सरे कराते हैं, उसी तरह से सिंपल एक्सरे का ही एक फॉर्मेट होता है, मॉडिफाइड फॉर्मेट, जो कि सिर्फ स्तन का परीक्षण करता है, और वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे अभी अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। डॉक्टर महाजन, हमने स्तन कैंसर की तो बात की, थोड़ा सर्वाइकल कैंसर की भी बात करें। बताएं कि इसके भी क्या संकेत हैं, और उसके बाद क्या इसके लिए भी वार्षिक जांच ज़रूरी है, और ये क्या आम है या बहुत कम महिलाओं में होता है? बिल्कुल नहीं, ये भी काफ़ी आम है। लगभग ये अभी कुछ हद तक प्रयास वैक्सीनेशन का हुआ है, स्क्रीनिंग का हुआ है, तो ये ओवरऑल अगर नंबर में देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आया है, लेकिन अब तक ये दूसरे नंबर पे था ब्रेस्ट कैंसर के बाद। तो अभी इसमें जैसे कि हम परीक्षण के लिए क्या कर सकते हैं, तो इसमें जैसे मैंने कहा 3 परत बोली थी, वैसे ही एक वैक्सीनेशन या टीका हम लगा सकते हैं। दूसरा परत ये है स्क्रीनिंग के लिए। स्क्रीनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सर्वाइकल कैंसर में भी। इसमें स्क्रीनिंग के 2 मायने होते हैं, दो मेथड्स होते हैं। एक होता है पेप स्मीयर, ये ज़्यादातर प्लेसेस में अवेलेबल है, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट यूजुअली पेप स्मीयर ले सकते हैं। तो इसमें हम बोलते हैं कि 3 साल में एक बार करना होता है, 30 की उम्र के बाद 3 साल में एक बार करना है। और इसको हम अभी आजकल नया एक डेफिनेटिव टेस्ट आया है HPV, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक विषाणु है, जैसे कि कोरोना एक विषाणु है, वैसे भी एक ये विषाणु है जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो इसका एक डेफिनेटिव टेस्ट होता है, तो वो 5 साल में एक बार करना होता है। तो ये दोनों टेस्ट अगर हम कंबाइन कर लेते हैं और दोनों अगर नेगेटिव आ जाते हैं, तो हमें सिर्फ एक बार पूरे लाइफ टाइम में 2 बार ये टेस्ट करना वैसे रिकमेंडेड है। और अगर रिसोर्स रिस्ट्रेंट है, इंडियन सेटिंग में अगर देखेंगे तो 30-35 की उम्र के बाद एक बार भी करा लिया और दोनों रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाती है, तो हमें आगे टेस्ट कराने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए जिनको कोई भी लक्षण नहीं है। स्क्रीनिंग ये हमेशा कोई लक्षण नहीं होती तभी कराना होता है, क्योंकि उसका फ़ायदा तभी मिलता है क्योंकि हमें जल्द से जल्द बीमारी पकड़नी होती है। बीमारी का मूल स्वरूप धारण करने से पहले उसके जड़ में ही हम पकड़ पाएँ, इसके लिए स्क्रीनिंग होती है। तो कोई भी लक्षण नहीं तब भी हमें ये जांचें करानी चाहिए। हमने 2 कैंसर के बारे में तो बात की डॉक्टर महाजन, थोड़ा सा जाते जाते ये भी होता है कि महिलाओं में इन दोनों के अलावा और कौन से कैंसर भारतवर्ष में पाए जाते हैं या दक्षिणी राजस्थान में भी पाए जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल, 3-4 कैंसर हम कॉमनली देखते हैं इनके अलावा, जैसे कि फेफड़ों का कैंसर काफ़ी कॉमनली होता है महिलाओं में। हालांकि ये ज़्यादातर स्मोकर्स या जो तंबाकू या तंबाकूजन्य पदार्थ खाते उनमें होता है, लेकिन काफ़ी महिलाएं जिनके घर में स्मोकिंग होता है, तो वो पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी
कैंसर का शिकार हो जाते हैं। यानी मैं ये मानूं डॉक्टर महाजन कि ग्राम में जैसा कि बहुत सारे घरों में देखा गया है, पति ज़्यादातर बीड़ियाँ पीते हैं, तो किसी घर में पति या व्यक्ति ज़्यादा बीड़ियाँ पी रहा है तो वो महिला अपरोक्ष रूप से यस, वो धुआं ले रही है। हाँ बिल्कुल ले रहे हैं। महिला ही नहीं, उनके घर के जो भी बच्चे हैं जो नहीं पी रहे हैं वो भी ले रहे हैं। तो जो ना पीने वाले हैं उनको जो धुआं जाता है उसमें उसको पैसिव स्मोकिंग बोला जाता है, और वो सारे लोग रिस्क पे होते हैं, कैंसर की नहीं बाकी सारे लंग रिलेटेड डिसीज़ की भी रिस्क बढ़ जाती है ऐसे सिचुएशंस में। तो ये पैसिव स्मोकिंग भी काफ़ी पाया जाता है, या फिर काफ़ी लंबे समय तक जैसे ग्राम का आपने विषय छेड़ा, जैसे हम बोलते हैं कि धुआं जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो धुएं का उसमें उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी एक कारण होता है लंबे समय तक जो स्मोकिंग नहीं कर रहे उनको। तो लंग कैंसर में भी हम जिनका लंबा हिस्ट्री है उनमें एक सीटी स्कैन आता है, लो डोज सीटी स्कैन, वो हम कर सकते हैं लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ये उसी महिला को करवाना चाहिए जिसे कुछ संदेह हो, या अनिवार्य रूप से हर महिला करवाए? हर महिलाओं को ज़रूरत नहीं है, जिनको कुछ लक्षण है या फिर जो खुद स्मोकिंग कर रहे हैं या तंबाकू जन्य पदार्थ खा रहे हैं बहुत लंबे अरसे से, उनको ही करना चाहिए। सारे महिलाओं को करने की ज़रूरत नहीं है जी। और लंग कैंसर के अलावा और कौन कौन से लंग कैंसर है? के अलावा कॉमनली फिर हम दूसरे कैंसर देखते हैं, जैसे कि मुंह का कैंसर है, वो भी तंबाकू या तंबाकू जन्य पदार्थ से होते हैं। कुछ यहाँ पे तंबाकू ये मिश्री के स्वरूप में लगाई जाती है, तो वो इनडायरेक्टली एक्सपोजर होता ही तंबाकू का, और उसकी वजह से मुंह का कैंसर होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो मुंह में ऐसे कोई भी मुंह का खुद से आप परीक्षण कर सकते हैं। नॉर्मल मुंह लाल कलर का होता है, अंदर कोई छाले नहीं होते हैं। तो मुंह में अगर कोई भी छाले हो रहे हैं जो कि लंबे अरसे से भर नहीं रहे, तो वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। लंबे अरसा यानी लगभग 2 से 3 महीने तक भरा नहीं कोई भी छाला, तो उसको कैंसर के लिए दिखाना चाहिए। मुंह में कभी कभी सफ़ेद चट्टे पड़ जाते हैं या लाल कलर के अलग से चट्टे पड़ जाते हैं, वो अगर होते हैं तो वो भी कैंसर के लक्षण हो सकते हैं, उनको भी दिखाना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी कॉमन कैंसर है महिलाओं में। फिर उसके बाद आता है कभी कभी ओवेरियन कैंसर, ओवरी का कैंसर या अंडाशय का कैंसर या गर्भाशय का कैंसर, ये भी कॉमनली पाया जाता है। ये महिलाओं का ही कैंसर है और ये काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली मैमोग्राफी या जैसे स्क्रीनिंग सर्वाइकल कैंसर में अवेलेबल, इसके लिए कोई स्क्रीनिंग वैसे रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना ये ज़रूरी है। जैसे कि मोटापा इन दोनों कैंसर्स के लिए भी एक कारण है, तो मोटापे से बचने के लिए हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करते रहना चाहिए, इससे हम कुछ हद तक इस कैंसर से बच सकते हैं। डॉक्टर महाजन, आपने फ्रेश फ्रूट्स का जिक्र किया, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये संदेह होता है कि पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये भी कैंसर का एक बड़ा कारण है, और जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो शायद उनमें ज़्यादातर में ये प्रयुक्त होता है। तो बताएं कि ये कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से आपके कैंसर के कारण तो नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। काफ़ी सारी नई स्टडीज़ आ रही है जिसमें पेस्टिसाइड्स का लिंक डायरेक्टली कैंसर से हो रहा है, लेकिन अभी इसके लिए पेस्टिसाइड्स कैसे हटाएं, इसके लिए हम एज अ सोसाइटी पूरा समाज इकट्ठा होना चाहिए। हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए, जो अपनी पारंपरिक खेती थी पहले जिस तरह से हम करते थे उसकी तरफ मुड़ना चाहिए, और पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम होनी चाहिए, यूज़ कम होना चाहिए, इसमें अवेयरनेस होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एज अ समाज पूरा इकट्ठा होकर इसके लिए प्रयास करने चाहिए। डॉक्टर महाजन, जाते जाते हमने जांचों की तो बात की, संक्षेप में तमाम महिलाओं को क्या सुझाव देंगे जिससे वे कैंसर से बचें? मैं सिर्फ 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आप अगर फॉलो करेंगे तो कुछ हद तक हम कैंसर से बच सकते हैं। पहला, तंबाकू या तंबाकू जन्य पदार्थ आप अगर खुद कर रहे हैं तो जल्द से जल्द छोड़ें। आपके घर में कोई कर रहा है तो उनको जल्द से जल्द छुड़ाने की कोशिश कराएं, क्योंकि वो आपको ही नहीं तो आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल रहा है। तो ये पहली चीज़ रहेगी। सबसे बड़ा एविल आजकल का अगर हम बोलते हैं तो तंबाकू ही सबसे बड़ा एविल है। दूसरा, अल्कोहल अगर कोई ले रहा है तो उससे हम दूर रहना है या जल्द से जल्द छोड़ना है। और तीसरा मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज ये अपना व्यायाम, कोई भी शारीरिक व्यायाम हो, इसके लिए हमें कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाते तो अच्छी बात है, लेकिन जिम जाने की ही ज़रूरत है ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यायाम, इसमें आप वॉक भी कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग, जो भी आप कर रहे हैं उसमें ये जो भी आपको फिजिबल है, ये सारे एक्सरसाइज से कुछ हद तक अपना मोटापा कम होना चाहिए।
आपका वेट ये आइडियल वेट में रहना चाहिए। इससे काफ़ी हद तक हमें कैंसर को हम दूर रखने में मदद कर सकते हैं। डॉक्टर मनोज महाजन, आपका आभार।